Assalamu alaikum. Today we'll discuss our eighth lecture, which is ISLM or ADAS model. ISLM या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल हम डिस्कस करेंगे, विच इज बेसिकली जनरल फ्रेमवर्क फॉर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। अगर देखा जाए हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है लेबर मार्केट। तीन मार्केट्स हम पढ़ के आ चुके हैं, लेबर मार्केट, गुड्स मार्केट एंड एसेट मार्केट। वी हैव डिस्कस थ्री मार्केट्स। इसमें हम पार्शियली डिस्कस कर रहे थे ओवरऑल इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को। मिसाल के तौर पे जब लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में थी तो हमें नहीं पता था कि बाकी दो मार्केट्स इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अगर आपको पता है कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है, सो यू डोंट नो कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में है या नहीं। In case if you know about the asset market equilibrium, you are not aware about whether these other two markets are in equilibrium or not, whether they are in disequilibrium or in equilibrium. So आपको ये देखा जाए तो ये partial equilibrium analysis कर रहे थे हम। इससे पहले एक सिंगल सेपरेट मार्केट्स का equilibrium को डिस्कस कर रहे थे। अब हमें कोई ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए, कोई ऐसा मॉडल चाहिए जिससे हम ओवरऑल इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को एनालाइज कर सकें, जनरल इक्विलिब्रियम को एनालाइज कर सकें रादर देन पार्शियल इक्विलिब्रियम्स को। सो अब हम एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे इस चैप्टर में जिसे हम ISLM मॉडल कहेंगे। ADAS मॉडल भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट फर्स्ट विल डिस्कस ISLM मॉडल, जिसके थ्रू हम पूरे की पूरी इकोनॉमी का जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिस्कस करेंगे। इसमें इफ यू रिमेंबर, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता जाऊं। हमारे पास लेबर मार्केट हमने पढ़ी थी, जहां पे वी हैड लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड, और जहां पे इक्विलिब्रियम होती थी वी हैड लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। गुड्स मार्केट में डिजायर्ड सेविंग, जहां डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल थी, वी हैड गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। और एसेट मार्केट में जहां पे मनी डिमांड मनी सप्लाई इक्वल थी, वी हैड एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास ये देखा जाए तो 6 कर्व्स हैं टोटल। ये दो लेबर सप्लाई लेबर डिमांड, डिजायर्ड सेविंग डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, और मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। वी हैव 6 कर्व्स, सो डेफिनेटली it's relatively difficult to put these 6 curves on one graph so that we can have general equilibrium और इजीली पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमी पूरी की पूरी अपनी इकोनॉमी के जनरल इक्विलिब्रियम को एनालाइज कर सकें। सो व्हाट वी डू, यहाँ से हम एक कर्व डिराइव करेंगे, यहाँ से एक कर्व डिराइव करेंगे और यहाँ से एक कर्व डिराइव करेंगे। इन 6 कर्व्स को बेसिकली हम 3 कर्व्स में की डेरिवेशन में ढाल देंगे। 3 कर्व्स यहाँ से डिराइव करेंगे ताकि हमारे पास इजी हो जाए इन ऑर्डर टू एनालाइज जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। सो थोड़ा सा मैं आपको पहले बताता चलूं, अगर रिकॉल करवा दूं, हमारे पास जब लेबर, क्योंकि नेक्स्ट हमने लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम पहले पढ़ना है। सो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में इफ यू रिमेंबर, हमारे पास हम कहते थे जब ये लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में हो, व्हेन लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई इज इक्वल टू ईच अदर, व्हेन दीस कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर, सो हमारे पास लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में है। और अगर लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में हो तो जो आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो कौन सी आउटपुट होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, अगर लेबर मार्केट अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे हो लेबर, सो जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है इकोनॉमी में वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होती है। वी नो दिस नाउ। जनरली मैं आपको एक जनरल कमेंट कर दूं यहाँ पे बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, कि वो गुड्स मार्केट हो, वो एसेट मार्केट हो या वो लेबर मार्केट हो, जब भी इक्विलिब्रियम में होती हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होती है। यहाँ पे डेफिनेटली हम y के साथ डील नहीं कर रहे, बट वी नो व्हेन लेबर एंड सप्लाई एंड लेबर डिमांड आर इक्वल, देन डेफिनेटली समथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। और जब गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है, डिजायर्ड सेविंग डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट हो रही है, सेविंग हो रही है, इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रही है। जब मनी सप्लाई मनी डिमांड हो रही है, स्टिल समथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो इन हर मार्केट इक्विलिब्रियम पे या डिसइक्विलिब्रियम पे देयर इज ऑलवेज प्रोडक्शन, देयर इज ऑलवेज प्रोडक्शन। सो विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। और एक चीज और देखते चले हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 मार्केट्स में यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस पे दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे रियल इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे रियल इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पे रियल वेजेस हैं। सो जनरली हम जब जनरल मार्केट इक्विलिब्रियम या ISLM मॉडल डिस्कस करेंगे, सो विल डिस्कस कि हमारे पास एक रियल इंटरेस्ट रेट होगा वर्टिकल एक्सिस पे,
और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास टोटल आउटपुट होगी इकोनॉमी की। अगर आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल फ्रेमवर्क बनाएंगे जब हम, तो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे होगा प्राइस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा वाई। सो ओवरऑल इकोनॉमी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ऐसे जब हम डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली विल हैव प्राइसेस हियर, और जब हम इन कर्व्स के थ्रू आईएसएलएम मॉडल डिराइव करेंगे विल हैव रियल इंटरेस्ट रेट ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वेयरएज हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे सेम रहेंगे, वो वाई ही रहेगा। सो हमारे इस एनालिसिस के लिए पहले हम आईएसएलएम एनालिसिस डिस्कस करेंगे। इस एनालिसिस के लिए हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वेरिएबल है, पॉलिसी वेरिएबल है, वो रियल इंटरेस्ट रेट है, और हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस पर जो हमारे पास वेरिएबल है पॉलिसी वेरिएबल, वो रियल इंटरेस्ट रेट है, वेयरएज जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है वो आउटपुट है। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लेबर मार्केट। नाउ विल डिस्कस लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम एंड एफई लाइन, फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन। एफई लाइन क्या है हम डिस्कस करेंगे। हम लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम से एफई लाइन की डेरिवेशन करेंगे। विल सी दिस। हमें पता है कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, वी नो दिस, लेबर सप्लाई लेबर डिमांड यहाँ पे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में है। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे हो। देन वी हैव लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे लेबर सप्लाई लेबर डिमांड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है कर्व्स, वहां पे हमारे पास लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में है। और हमें पता है, हम पिछले याद है हमें, वी नो दिस कि इफ लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, इफ labor is at full employment level of employment, then the output which is produced in the economy is the output which we call full employment level of output। यानी ये वो लेवल ऑफ आउटपुट है जो कि तब प्रोड्यूस हो रहा है जब हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। सो वी कॉल दिस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। वी नो दिस ऑलरेडी। अगर देखा जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आईएसएलएम फ्रेमवर्क के लिए जो हमारे पास मेन वेरिएबल्स होंगे, पॉलिसी वेरिएबल्स, वो होंगे रियल इंटरेस्ट रेट और वाई। हम विल टेक रियल इंटरेस्ट रेट ऑन द वर्टिकल एक्सिस, whereas y on the horizontal axis, which is total output, aggregate output। so अगर इस लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम को लाइन को हम यहां से डिराइव कर लें, so we'll have FE लाइन। यहां पे देखा जाए FE लाइन, definitely y is at its potential output, at its फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे अगर जितने भी इक्विलिब्रियम इस लाइन पे, जब भी इक्विलिब्रियम में होगी लेबर मार्केट, तो हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट होगा। सो इट्स अ लाइन। इसका रियल इंटरेस्ट रेट के साथ कोई रिलेशन उस तरह से नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट। सो अगर यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अगर कितने भी यहाँ पे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में हो, so we'll always have this line। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी लेबर मार्केट, यहाँ पे भी। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ से एक लाइन डिराइव करें जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को शो करे, डेफिनेटली आपका पोटेंशियल कोई एक पॉइंट ही हो सकता है। जब भी लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी, नो मैटर हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांड इज एंड द क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई इज, definitely whatever being produced will be one number। so we can show this number through our vertical line कि ये अमाउंट ऑफ पोटेंशियल आउटपुट है हमारे पास जो कि प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन द लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। सो डिराइव करते हैं हम एफई लाइन, फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन, फ्रॉम लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एफई लाइन है क्या। एफई लाइन इज लाइन दैट शोज लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। एवरी पॉइंट अलोंग दिस लाइन शोज लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। बेशक वो पॉइंट यहां पर हो या यहां पर हो, every point along this line will denote labor market equilibrium, and this FE line is definitely independent of real interest rate। और जब ये FE line हम कहते हैं तो इसका मतलब है this is a line which shows full employment level of output। क्योंकि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे full employment level of output। so हमारे पास ये तो पता चल गया, we can derive FE line from the labor market equilibrium। Now we'll discuss the shifting factors of FE line, shifting factors of full employment level of line। Beneficial supply shock, increase in labor supply and increase in capital stock। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता जाऊं, क्योंकि FE line बेसिकली क्या है, it is just the derivation of labor market equilibrium।
सो जब भी हम शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ एफी लाइन पढ़ेंगे तो हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि जब एफी लाइन शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब है कोई ना कोई इफेक्ट लेबर मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है जो कि वहां के पोटेंशियल आउटपुट को चेंज कर रहा है, जो कि एफी लाइन को शिफ्ट कर रहा है। क्योंकि एफी लाइन में जो भी असर होगा वो डेफिनेटली, क्योंकि ये डेरिवेशन की गई है फ्रॉम द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, तो इसका में जो चेंज होगा बेसिकली वो लेबर मार्केट का ही चेंज होगा, तभी इसमें चेंज आता है। अदरवाइज अगर लेबर मार्केट चेंज ना हो तो डेफिनेटली यहां पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये एफ ई लाइन जो डिराइव की गई है बेसिकली लेबर मार्केट से डिराइव की गई है। विल डिस्कस दैट इन डिटेल। मिसाल के तौर पे बेनिफिशियल सप्लाई शॉक आता है, हम तो इसको डायरेक्ट भी इसकी शिफ्टिंग को पढ़ सकते हैं, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज शिफ्ट्स we have to guess and we have to draw these labor market equilibrium to better understand this. वरना किताब में simple shifting discuss की गई है and the book assumes that you are now capable enough to understand it. But for simplicity I also draw this labor market equilibrium ताकि आपकी understanding ज़्यादा अच्छे से develop हो सके. So beneficial supply shock अगर आता है, beneficial supply shock से क्या होता है लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम? We know लेबर डिमांड बढ़ जाती है। जब लेबर डिमांड बढ़ जाती है, लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड टू द राइट। व्हेन लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड टू द राइट, हमारा जो y1 था वो y2 पे चला गया है, हमारा ओवरऑल आउटपुट इंक्रीज हो गया है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो गया है। सो क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज रिफ्लेक्टेड बाय एफई लाइन, सो हमारे पास पहले एफई लाइन कहां पर थी जब इनिशियल हमारे पास था, सो एफई लाइन वाज एट 1 y बार 1। क्योंकि हमारे पास बेनिफिशियल सप्लाई शॉक की वजह से लेबर डिमांड इंक्रीज हुई, डेफिनेटली लेबर डिमांड इंक्रीज हुई, कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, हमारा पोटेंशियल आउटपुट बढ़ गया, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। सो अल्टीमेटली ये आउटपुट हम अगर यहां से ड्राइव कर रहे हैं, देखें शिफ्ट, तो डेफिनेटली क्योंकि आउटपुट बढ़ गया है, कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, तो अगर आउटपुट का इंक्रीज हमने शो करना है इस लाइन पे, डेफिनेटली इट विल बी राइटवर्ड शिफ्ट। सो इंक्रीज इन बेनिफिशियल सप्लाई शॉक विल शिफ्ट एफई लाइन राइटवर्ड, और अगर एडवर्स सप्लाई शॉक हो तो डेफिनेटली लेबर डिमांड कम हो जाती। इन केस इफ देयर वर एडवर्स सप्लाई शॉक होता तो क्या होता? हमें पता है कि एडवर्स सप्लाई शॉक से लेबर डिमांड कम हो जाती है, लेबर डिमांड कम हो जाती तो ये इट वुड हैव बीन शिफ्टेड बैकवर्ड डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, और हमारा y बार यहां पे आ जाता, अल्टीमेटली एफई लाइन भी यहां पे आ जाती, इस तरफ शिफ्ट हो जाती। लेट्स अज्यूम अनदर शिफ्टिंग फैक्टर, इंक्रीज इन लेबर सप्लाई। अगर लेबर सप्लाई इंक्रीज हो तो लेबर मार्केट में क्या फर्क आएगा, जो कि फिर एफई लाइन में ट्रांसलेट करेगा। अगर लेबर सप्लाई इंक्रीज होती है, हमें पता है कि लेबर सप्लाई कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड टू द राइट, अल्टीमेटली वी प्रोड्यूस मोर आउटपुट, क्योंकि हमारा पोटेंशियल चेंज हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो गया, अल्टीमेटली एफई लाइन विल शिफ्ट राइटवर्ड। अगर लेट्स अज्यूम कि there would have been decrease in labor supply, तो क्या होता? We know this, we already know this। तो क्या होना था? लेबर सप्लाई कम हो जाती, लेबर सप्लाई कम हो जाती, so लेबर सप्लाई का would have shifted upward to the left, और हमारा पोटेंशियल आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाता, और अल्टीमेटली एफई लाइन would have shifted leftward, इस तरफ आ जाती। So similarly increase in capital stock क्या होगा? Increase in capital stock will result in higher labor demand, यही वाला केस है, higher labor demand will produce more output, more full employment level of output, ultimately the FE line will shift rightward। So we now understand this कि इंक्रीज इन बेनिफिशियल सप्लाई शॉक अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको चैनलाइजेशन पता होना चाहिए थी, इसलिए मैंने ये लेबर मार्केट यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो आपको पता चले ये जो एफई लाइन शिफ्ट हो रही है ये कहाँ से अखज़ किया गया, ये कहाँ से डेरिवेशन की गई है इसकी। अब जो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे डेफिनेटली अब आप डायरेक्ट चीजें बनाते जाएंगे, डायरेक्ट ग्राफ बनाते जाएंगे, किताब में भी ये डायरेक्ट डिस्कशन की गई है। इंक्रीज इन बेनिफिशियल सप्लाई शॉक will result in rightward shift of the FE line. Increase in labor supply will result in rightward shift of the FE line. Increase in capital stock will result in rightward shift of the FE line. So अगर ये vice versa हो जाए, adverse supply shock will shift the FE line leftward. Decrease in labor supply will shift the FE line leftward, as well as decrease in capital stock will shift the FE line left. Now we'll discuss IS curve.
investment saving curve. IS is known as investment saving curve. Equilibrium in the goods market. IS curve is derived from the goods market equilibrium. Goods market equilibrium हमने already पढ़ा हुआ है. अब हम देखेंगे goods market equilibrium से हम IS curve, investment saving curve किस तरह से derive करते हैं. So we can see that we have goods market equilibrium where desired saving is equal to desired investment. यहाँ तक हमने already पढ़ा हुआ है. अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई भी मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, देन देयर इज डेफिनेटली सम आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस्ड. जब इन्वेस्टमेंट हो रही है, सेविंग हो रही है, डेफिनेटली कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होगा. लेट्स अज्यूम पॉइंट ई शोज गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम. यहाँ पे हमारे पास ई पॉइंट पे आउटपुट कितना है, इस इक्विलिब्रियम में कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होता है. हम अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट ई पे टोटल इकोनॉमी में आउटपुट जो इनकम है टोटल इकोनॉमी की वो कितनी है, 4000. और डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई रियल इंटरेस्ट रेट है. वी कैन सी दिस, इफ वी कैन कॉल दिस रियल इंटरेस्ट रेट एट 7%. सॉरी, वी कैन रिमूव दिस. If we assume that at this market equilibrium, goods market equilibrium, the overall output in the economy, the income of the economy is 4000, whereas the real interest rate that prevails or that makes the goods market into equilibrium, that brings the goods market into equilibrium is 7%. अब यहाँ पर हमारी existing prevailing situation है. Let's assume what happens कि हम IS curve कैसे derive करते हैं. Let's assume कि economy की total income बढ़ जाती है from 4000 to 5000. Let's assume हमने देखा था कि determinant, one of the determinants of saving and investment जो हम discuss कर रहे थे goods market equilibrium, उसमें in case अगर society के income बढ़ जाती है 4000 से 5000, let's assume if the society's income increases from 4000 to 5000, तो definitely हमारे पास करंट इनकम किसका डिटर्मिनेंट था दोनों कर्व्स में से, सेविंग का. सो इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू हायर सेविंग्स. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट व्हेन वी डिस्कस गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इन द प्रीवियस चैप्टर्स. सो जब अगर 4000 पे थी ओवरऑल इकोनॉमी की इनकम और रियल इंटरेस्ट रेट 7% पे था, लेट्स अज्यूम अब इनकम बढ़ जाती है 4000 से 5000. हमें पता है जब इनकम इंक्रीज होती है तो ओवरऑल इकोनॉमी की सेविंग, desired national saving increase हो जाती है. One of the determinants of saving was increase in income, current income. अगर overall economy की current income increase हो जाती है तो हमें पता है कि saving increase हो जाती है. Saving increase होने की वजह से desired national saving curve shifts downward to the right. Saving curve जो है that shifts downward to the right ultimately. और we have another point which is F. So economy moves at point F. यहां पे देखें इंटरेस्ट रेट कितना है. इंटरेस्ट रेट लेट्स अज्यूम कि यहां पे 5% है. सो इंटरेस्ट रेट इज 5% एट पॉइंट F. सो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सोसाइटीज करंट इनकम, इकोनॉमीज करंट इनकम from 4000 to 5000, we see desired national saving increases. Ultimately the desired national saving curve shifts downward to the right. And इस shift के as a result of this shift हमारा real interest rate has fallen from 7% to 5%. अगर आप इसका दोनों का relationship हम यहाँ से find out कर लें, we have this relationship कि income increase हुई है, income has increased from 4000 to 5000, whereas real interest rate has decreased 7% से 5% पे चला गया है. तो इसका relationship अगर देखा जाए, income increase हो रही है whereas real interest rate fall कर रहा है. So output और real interest rate का inverse relationship है यहाँ पे, और यहाँ से हम derive करना सीखेंगे IS curve. अगर आपको याद हो हमने कहा था कि जनरल इक्विलिब्रियम में हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हमेशा हमारे पॉइंट ऑफ कंसर्न होंगे, रियल इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट. यहाँ से अगर हम दोनों का रिलेशनशिप अखज़ करें तो वो इनवर्स हमें समझ आता है, इनवर्स रिलेशनशिप है. यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि आउटपुट और रियल इंटरेस्ट रेट का अगर हम रिलेशनशिप प्लॉट करें, यहाँ पर अगर 7% था, 7% पे लेट्स अज्यूम दिस इज 7%. आउटपुट कितनी है, वी हैव टेकन y ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सो 7% पे आउटपुट थी, इनकम थी 4000. और हम यहां से देख सकते हैं जब 5% रियल इंटरेस्ट रेट है तो आउटपुट है हमारी
जब इनकम इंक्रीज हो रही है 5000 पे, इंटरेस्ट रेट कितना है 5%. सो वी हैव दीज 2 पॉइंट्स. और इसे प्लॉट कर लेते हैं. सो वी हैव दिस IS curve. We have this IS curve which shows inverse relationship between real interest rate and output, जो कि हमें यहाँ से भी नजर आ रहा है. हम डायरेक्टली भी प्लॉट कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि ये इन पॉइंट्स से हम किस तरह से इसकी डेरिवेशन करते हैं IS कर्व की. इसको IS कर्व को और थ्योरेटिकली हम डिस्कस कर लेते हैं. IS कर्व इज अ कर्व दैट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड इनकम और आउटपुट, इकोनॉमीज की आउटपुट के साथ. और इसके हर पॉइंट पे पूरी IS कर्व जो है, एवरी पॉइंट अलोंग दिस कर्व शोज गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम. यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम थी पॉइंट E पर, और पॉइंट F पर भी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम थी. लेट्स अज्यूम सेविंग और इंक्रीज हो जाती है, सो विल हैव वन पॉइंट H जहां पे इनकम इंक्रीज हो रही है. इनकम इंक्रीज होने की वजह से अगर सेविंग इंक्रीज होती है, हमारे पास इनकम बढ़ रही है और रियल इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है. अगेन नेगेटिव हमारे पास रिलेशन नजर आ रहा है. वी हैव दिस पॉइंट. लेट्स अज्यूम कि इनकम कम हो जाती है तो डेफिनेटली सेविंग कम हो जाती है. सो विल हैव दिस पॉइंट, वन मोर पॉइंट, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा. सो ये सारे पॉइंट्स मिलकर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करते हैं. देखा जाए तो हर पॉइंट पे, लेट्स अज्यूम दिस इज पॉइंट G, वी आल्सो हैव इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट. सो एवरी पॉइंट अलोंग दिस कर्व शोज गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम. सो IS कर्व इज अ कर्व दैट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन the real interest rate as well as the output, and every point along this curve shows or denotes or refers to. There are factors which are responsible for shifting the IS curve. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, शिफ्टिंग फैक्टर्स हैं, जो कि IS कर्व को शिफ्ट करते हैं. वो हम डिस्कस करेंगे जनरली, क्योंकि हमने IS कर्व वी नो डिजायर्ड सेविंग, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम से डिराइव की है. तो डेफिनेटली जो फैक्टर्स भी सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करेंगे, वो IS कर्व को शिफ्ट करेंगे. हमने ये क्या कहते हैं, पेन डाउन करनी है सारे के सारे फैक्टर. एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट, wealth, government purchases, taxes, expected future marginal product of capital, as well as effective tax rate. So हमारे पास ये 6 फैक्टर्स हैं जो कि IS कर्व को शिफ्ट करेंगे. Before discussing about the shifting factors, I would like to get your attention to one of the most important assumptions while shifting these IS curves. कि y यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा. दिस assumption is really very important. जब भी आप IS कर्व को शिफ्ट करेंगे, हमारा जो आउटपुट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. IS कर्व को शिफ्ट करते हुए हम देखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट assumption है. 2 वेरिएबल्स हैं, डेफिनेटली उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा, जो कि y है. हम देखेंगे कि y अज्यूम करने से, कांस्टेंट अज्यूम करने से हम किस तरह से शिफ्ट करते हैं IS कर्व. सो लेट्स अज्यूम इनमें से कोई भी फैक्टर हम करके देख लेते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय योरसेल्फ. एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट. सो ये हमारे पास, लेट्स अज्यूम यहां तक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि डिजायर्ड सेविंग, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट से हम IS कर्व डिराइव करते हैं. लेट्स अज्यूम कि हम यहां पर हैं पॉइंट E पर, और हमारे पास ये IS कर्व 1 है. अब क्या होता है, लेट्स अज्यूम कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट इंक्रीज होती है, जो कि वन ऑफ द शिफ्टिंग फैक्टर्स है IS कर्व का. एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट इंक्रीज होती है. एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट इंक्रीज होने से हमें पता है कि सेविंग कर्व शिफ्ट होती है. किस तरफ? सेविंग कम हो जाती है. व्हेन वी एक्सपेक्ट द फ्यूचर आउटपुट टू इंक्रीज, अगर एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट इंक्रीज होता है तो हम आज करंटली सेविंग्स कम करना शुरू कर देते हैं. सेविंग्स हमारी फॉल करती हैं क्योंकि वी हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, के फ्यूचर में हालात अच्छे होने जा रहे हैं. सो आज हम करंट सेविंग्स कम कर लेते हैं. सो जब सेविंग्स कम होती हैं, डिजायर्ड नेशनल सेविंग कर्व शिफ्ट्स upward to the left. ये ऑलरेडी हम चीजें पढ़ चुके हैं. So when it shifts upward to the left, we reach at point F. So अगर हम इसको प्लॉट करें, शिफ्ट करते हुए देखें, तो हमें ये पता है कि पहले हम यहाँ पर थे, इस पॉइंट पर थे, और हमारी आउटपुट ये थी. दिस इज y बार, लेट्स अज्यूम. और हमने ये assumption लिया हुआ है कि शिफ्ट करते हुए आउटपुट will always be constant. So this y is not going to change. It is constant. अब हम देखते हैं F पॉइंट पे रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया. रियल इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज्ड. अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, अगर इसको प्लॉट करेंगे वहां पे, y क्योंकि कांस्टेंट है, इट विल स्टे कांस्टेंट. सो हमारे पास दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव न्यू IS कर्व, वी हैव IS2.
it has shifted upward to the right. ये देखिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे upward to the right. So IS curve has shifted upward to the right as a result of increase in expected future output. क्योंकि सेविंग फॉल कर गई, सेविंग फॉल करने से रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, कीपिंग द आउटपुट कांस्टेंट. अगर रियल हायर रियल इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे प्लॉट करें, so definitely it will shift upward to the right. So similarly हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वेल्थ इंक्रीज हो, in case if wealth increases, so क्या होगा हमारे पास, वेल्थ इंक्रीज होने से सेविंग कम हो जाती है, क्योंकि हम पहले से ज्यादा अमीर हो गए, हम बढ़ चुके हैं. सेविंग कम होने से अगेन रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और कीपिंग द आउटपुट कांस्टेंट हमारे पास IS कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट अगेन. इन केस G इंक्रीज होता है, G इंक्रीज होने से अगेन हमारी सेविंग्स कम हो जाती है, डिजायर्ड नेशनल सेविंग्स, हम F पे आ जाते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, कीपिंग द Y कांस्टेंट we have IS curve will shift upward to the right. Taxes से दो तरह के पर्सपेक्टिव्स हमने डिस्कस किए थे. एक तो रिकॉर्डेड इक्विवेलेंस, अगर रिकॉर्डेड इक्विवेलेंस अज्यूम करें, अगर होल्ड करें तो डेफिनेटली हमारे पास कोई शिफ्ट नहीं होगी, देयर वोंट बी एनी चेंज ऑन द IS कर्व, क्योंकि सेविंग कर्व चेंज ही नहीं होगी. सो अगर सेविंग कर्व चेंज नहीं होती तो डेफिनेटली कोई भी IS कर्व में कोई भी शिफ्ट नहीं आएगा. लेकिन अगर रिकॉर्डेड इक्विवेलेंस अज्यूम नहीं करता तो फिर क्या होगा, टैक्सेस इंक्रीज करने से क्या होता है, वी ऑल नो दिस, टैक्सेस इंक्रीज करने से हमारी सेविंग्स बढ़ जाती हैं. सेविंग्स बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, सेविंग कर्व विल शिफ्ट. लेट्स अज्यूम कि हम यहां पर हैं, यहां पे करके देख लेते हैं. अगर सेविंग कर्व शिफ्ट कर जाती है, सेविंग इंक्रीज हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टैक्स, हम आज सेविंग्स बढ़ा लेते हैं, डिटरमिनेंट हमें याद है. सेविंग जब इंक्रीज हो जाती हैं तो डेफिनेटली रियल इंटरेस्ट रेट जो यहां पे था अब वो कम हो गया है, कीपिंग द Y कांस्टेंट, ये पॉइंट कांस्टेंट रहेगा Y का. सो IS कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू द लेफ्ट. सो हमने यहां पे भी लिखा हुआ है जैसा कि इंक्रीज इन टैक्स विल रिजल्ट इन द शिफ्ट ऑफ द IS कर्व डाउनवर्ड एज वेल एज टू द लेफ्ट. सो इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट विल lead to the shifting of the IS curve upward to the right, increase in wealth upward to the right, increase in government purchases upward to the right, increase in taxes on individuals downward to the left. हम यहाँ तक पहुँच गए. ये बेसिकली सारे सेविंग कर्व के डिटरमिनेंट्स थे. अगर अब हम इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि IS कर्व इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है, सो हम इन्वेस्टमेंट के डिटरमिनेंट्स के थ्रू भी हम ये शिफ्टिंग देख सकते हैं. अगर इन्वेस्टमेंट कर्व है हमारे पास, लेट्स से वी हैव अगेन प्लॉट कर लेते हैं. वी हैव आउटपुट एंड रियल इंटरेस्ट रेट, वी हैव रियल इंटरेस्ट रेट, डिजायर्ड सेविंग्स, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट्स. लेट्स अज्यूम सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एंड वी हैड पॉइंट एट, दिस इज आवर IS कर्व. लेट्स अज्यूम हम पॉइंट F पर थे, और इन्वेस्टमेंट कर्व के डिटरमिनेंट्स देख लेते हैं. इफ MPK increases, let's assume if there is an increase in expected future marginal product of capital, तो क्या होता है हमें पता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है. अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी तो वी नो इन्वेस्टमेंट कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट. सो यहां पे इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज्ड, इंटरेस्ट रेट हायर प्लॉट करेंगे, कीपिंग द Y कांस्टेंट, वी हैव दिस पॉइंट. So IS curve has shifted upward to the right, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. Increase in MPK will lead to the shifting of the IS curve upward to the right. अब another factor, determining factor or determinant of investment is effective tax rate. अगर effective tax rate increase होता है, हमें पता है कि cost of borrowing increase कर जाती है. Cost of borrowing करने से हमारे पास investment कम हो जाती है, और अगर investment कम हो जाए, let's assume, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट कर जाती है डाउनवर्ड टू द लेफ्ट. अगर ये रियल इंटरेस्ट रेट पहले से कम हो गया है, यहीं पे हम करके देख लेते हैं, रियल इंटरेस्ट कम हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, कीपिंग द Y कांस्टेंट, इट विल इंटरसेक्ट आउटपुट हियर, सो वी विल हैव IS कर्व डाउनवर्ड टू द लेफ्ट. सो इफेक्टिव टैक्स रेट इंक्रीज करने से IS कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड टू द लेफ्ट. सो वी हैव दीस 6 शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ द IS कर्व. अगर वेल्थ इंक्रीज, एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट इंक्रीज होगी, IS कर्व विल शिफ्ट अप एंड टू द राइट. अगर एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट कम होगी, द IS कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू द लेफ्ट.
अगर वेल्थ इंक्रीज होगी तो IS कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट, अगर वेल्थ डिक्रीज होगी तो IS कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, और इसी तरह बाकी सारे फैक्टर्स भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द LM कर्व, द एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम। हमने FE लाइन भी डिराइव कर ली है, हमने IS कर्व लाइन भी डिराइव कर ली है। अब हम चलते हैं LM कर्व की तरफ। LM डिनोट्स लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई। इट्स कॉल्ड LM कर्व, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई। सो अब हम यहां से एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम से डेरिवेशन करेंगे किसकी, LM कर्व की। हम तकरीबन एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम का हमें ऑलरेडी पता है, हमने डिस्कस कर लिया है। एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन रियल मनी सप्लाई इक्वल्स रियल मनी डिमांड। सो हम E पॉइंट डिनोट्स एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम एट 7% रियल इंटरेस्ट रेट, जो भी हमारे पास प्रिवेलिंग है। अब हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी मार्केट जब इक्विलिब्रियम में होती है, कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर रही होती है, कोई ना कोई इनकम जनरेट कर रही होती है। लेट्स अज्यूम एट पॉइंट E we have income is equal to 4000 and real interest rate is equal to 7%। यहाँ पे डेफिनेटली हमने y यहाँ पे नहीं लिया होगा, सो हम इनकम शो नहीं कर सकते उस तरह से, लेकिन हमें पता है कि जब भी कोई ना कोई मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है तो कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होता है, वी नो दिस ऑलरेडी। So assuming income is equal to 4000 at this E point। अब let's see how we derive this, क्योंकि हमारे पास ये LM कर्व किसका रिलेशनशिप शो करेगा, as I told you earlier कि LM कर्व सारी मार्केट से हम ISLM मॉडल के लिए रियल इंटरेस्ट रेट और Y पे डिपेंड करेगी। सो अगर हम रियल इंटरेस्ट रेट को और आउटपुट को यहाँ पे प्लॉट करें तो कहाँ पे आएगी, रियल इंटरेस्ट रेट इज 7% और आउटपुट इज 4000। Let's assume we have this point. One point is this. Now let's assume if our income increases from 4000 to 5000 like we did before. Let's assume अगर ऑलरेडी इकोनॉमी की इनकम इंक्रीज हो जाती है 4000 से 5000, इनकम इंक्रीज हो जाती है 4000 से 5000, तो क्या इन दोनों कर्व्स में से किस पे फर्क पड़ना चाहिए? मनी सप्लाई इज डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इनकम इंक्रीज होने से मनी डिमांड पे फर्क पड़ता है, मनी डिमांड का डिटर्मिनेंट है, शिफ्टिंग फैक्टर है इनकम। सो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम, हमने पढ़ा था, तो हम मनी डिमांड ज्यादा करते हैं, वी increase our demand for money because we are richer than before. In order to make more transactions, in order to consume more, we have to make more transactions, and for that matter we have to increase our demand for money. So increase in income leads to increase in demand for money. और जब मनी डिमांड इंक्रीज होती है, we know money demand curve shifts upward to the right, so we reach at point F। हम अब F पॉइंट पे पहुंच गए। F पे हम देखते हैं कि F point पे real interest rate has increased from 7 to, let's assume, 9%. So real interest rate has increased. When income increased from 4000 to 5000, हमारी money demand increase कर गई। As a result of that, real interest rate has risen to 0.9%, whereas it was before at 7%. So इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया और इनकम भी इंक्रीज हो गई है। अगर दोनों के पॉइंट रिलेशनशिप को प्लॉट करें, यहां से इनकम इंक्रीज हुई है, पॉजिटिव इनकम हैज इंक्रीज्ड एज वेल एज रियल इंटरेस्ट रेट आल्सो हैज इंक्रीज्ड। अगर दोनों का रिलेशनशिप देखा जाए, इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। सो यहां पे हम देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट, जब हम यहां से पहले हम इनकम कितनी थी, इंटरेस्ट रेट 7% था, इनकम 4000 थी। अब इंटरेस्ट रेट 9% हो गया है, 9% से, और इनकम कितनी है, इनकम हैज इंक्रीज टू 5000। सो डेफिनेटली 5000 इज समवेयर हियर, 5000, और इंटरेस्ट रेट इज 9%। सो वी हैव अनदर पॉइंट हियर। व्हेन वी कंबाइन दीस टू पॉइंट्स, वी हैव LM curve which is positively sloped. So LM curve is a curve that shows positive relationship between real interest rate and output or income. ये positive relationship show करती है between these two variables. और every point along this curve shows एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम। जिस तरह से हमने देखा था, ये पॉइंट भी एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम शो कर रहा है E, क्योंकि मनी डिमांड मनी सप्लाई इक्वल कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, और F पॉइंट भी इक्विलिब्रियम शो कर रहा है एसेट मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे भी मनी सप्लाई मनी डिमांड इंटरसेक्ट कर रही है। सो अगर यहाँ से प्लॉट करें, ये प्लॉट करें, मनी डिमांड और फर्दर इंक्रीज हो जाए,
ये प्लॉट करें तो हमारे पास ये कर्व बन जाते हैं। अगर इन केस मनी इनकम कम हो जाती है, मनी डिमांड कम हो जाती है, so we have this relationship again positive, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। when we plot all these points and we have LM curve which shows positive relation between the real interest rate and the output, and every point along this curve shows the shifting factors of the LM curve. There are generally 4 shifting factors that we will discuss. Four main shifting factors: nominal money supply, price level, expected inflation, and nominal interest rate on money. These are main factors. लेकिन और भी हमने डिस्कस किए थे मनी डिमांड मनी सप्लाई के फैक्टर्स, इफ यू रिमेंबर, वेल्थ, रिस्क ऑन अल्टरनेटिव एसेट्स, लिक्विडिटी ऑफ अल्टरनेटिव एसेट, एज वेल एज एफिशिएंसी ऑफ पेमेंट टेक्नोलॉजीज। सो ये हम शिफ्टिंग फैक्टर्स के तौर पे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है व्हेन डेफिनेटली हमें पता है कि जो LM कर्व है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एसेट मार्केट। सो ये फैक्टर्स एसेट मार्केट में इफेक्ट पैदा करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एंड डेफिनेटली अल्टीमेटली the LM curve will get affected and will shift. So देखते हैं किस तरह से। Let's assume कि there is an increase in nominal money supply. अगर nominal money supply increase होती है तो LM curve किस तरह shift करेगी? मैंने लिखा है downward to the right. Let's see how. Let's assume nominal money supply increase होती है। हमें पता है कि nominal money supply क्या होती है? M. सिर्फ M is nominal money supply, and it is real. If we want to make it real money supply, it is definitely deflated by P. So when this is nominal money supply and this is price and this is real money supply. When we divide nominal money supply by prices, we have real money supply. So now let's see if हमारे पास ये real money supply is equal to nominal money supply over prices. So keeping the P constant, if nominal money supply increases, real money supply also increases. So increase in nominal money supply leads to increase in real money supply. ये हमारे पास real money supply है। So जब real money supply increase होगी तो real money supply curve will shift rightward. Real money supply curve will shift rightward. अगर यहाँ पे हम देखें, we reach at point F. Asset market is in equilibrium at point F. Real interest rate has fallen. और शिफ्टिंग करते हुए अगेन मैं आपको बावर कराता चलूं, याद दिलाता चलूं कि शिफ्टिंग करते हुए वो IS कर्व हो या LM कर्व हो, आउटपुट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हमने IS कर्व के पर्सपेक्टिव में भी जब डिस्कस किया था, आउटपुट वी अज्यूम दैट टू बी कांस्टेंट। सिमिलरली जब हम LM कर्व पे शिफ्ट कर रहे हैं तभी हम आउटपुट को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। सो जब एक्सपेक्टेड नॉमिनल मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, दैट इंक्रीज्ड रियल मनी सप्लाई लाइन शिफ्टेड राइटवर्ड और हमारी एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम E से F पे आ गया। लेट्स अज्यूम ये हमारे पास पहले LM कर्व था, यहाँ पे पॉइंट E यहाँ पे डिनोट कर रहा है, और अब कीपिंग दिस इज पॉइंट E, कीपिंग द Y कांस्टेंट, हमें पता है कि Y हैज टू रिमेन कांस्टेंट। सो अगर यहाँ पे F प्लॉट करें, रियल इंटरेस्ट रेट हैज डिक्रीज्ड, वी नो दिस, तो अगर यहाँ पे आ जाए, सो दिस इज द पॉइंट वेयर LM कर्व शुड this real interest rate should interact with this Y bar because it is assumed to be constant. So we have another LM curve which shifted downward to the right. अगर आप देखें मैंने यही लिखा हुआ है, nominal money supply will shift the LM curve downward to the right, and we have seen this. Similarly अगर देखें price level क्या करेगी? Will shift the LM curve up and to the left. हम दोबारा प्लॉट कर लेते हैं इसे जल्दी ताकि हमें समझ सके। So we have seen this. This is money supply, real interest rate, real money supply again, real money demand. Let's assume we were at this point and we have LM curve, LM1, और let's assume हम यहाँ पे थे, we are point E, यहाँ पे भी प्लॉट कर लेते हैं। So let's assume यहाँ पर है और प्राइस लेवल इंक्रीज करती है। प्राइस लेवल हमें पता है रियल मनी सप्लाई इज इक्वल टू नॉमिनल मनी सप्लाई ओवर प्राइसेस, कीपिंग द नॉमिनल मनी सप्लाई कांस्टेंट। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज करे तो क्या होगा? डेफिनेटली रियल मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जब रियल मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई लाइन विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड और हमारे पास पॉइंट F पे एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है। अगर देखें रियल इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज्ड, अगर इसे प्लॉट करें कीपिंग द आउटपुट कांस्टेंट, सो हमारे पास ये
कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लॉट होगी. So LM new LM curve will be this LM2. So LM curve shifted upward to the left. I wrote this. Increase in the price level causes real money supply to fall. Ultimately, the real money supply line shifts leftward, and which brings the asset market equilibrium at point F. हम देख सकते हैं real interest rate increase हो जाता है. Ultimately, keeping the y constant or higher real interest rate will lead us to the shift of the LM curve upward to the left. We have seen this already. इसी तरह हम दूसरा भी देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो तो हमें पता है क्या होता है, वी रिड्यूस द डिमांड फॉर मनी. ऐसे ही है, मनी डिमांड का डिटर्मिनेंट है. अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, वी नो, लेट मी टेक द मार्कर. दोबारा प्लॉट कर लेते हैं. वी हैव रियल मनी सप्लाई, रियल मनी डिमांड, real money supply, real interest rate. Let's assume we were at point here, output and real interest rate. और हमारे पास ये LM curve है. One. Let's assume we are at point E again. और यहाँ पे output constant रहेगी, y bar है. So अगर expected inflation increase होता है, expected inflation increase होने से हमें पता है कि our demand for money falls, क्योंकि हमें पता है कि in the future the inflation is going to increase and our money purchasing power will fall. Ultimately our demand for money falls. So अगर हमारी money demand कम हो जाए तो क्या होगा, we can see, money demand कम होने से money demand curve will shift downward. Ultimately हमारे पास real interest rate कम नजर आ रहा है हमें. इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो हमारे पास, अगर y कांस्टेंट है, इस रियल इंटरेस्ट रेट को यहां से ड्रैग करेंगे, विल हैव वन पॉइंट हियर. सो LM कर्व शिफ्ट्स, न्यू LM कर्व हमारे पास आ जाएगी. LM कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू द राइट. सो जो हमने यहाँ पे लिखा है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से हमें पता है मनी डिमांड डिक्रीज हो जाती है. मनी डिमांड डिक्रीज होने से रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा. रियल इंटरेस्ट रेट कम होने से कीपिंग द आउटपुट कांस्टेंट, हमारे पास न्यू LM कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू द राइट. Similarly, interest rate on money, अगर मनी पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए तो इट विल शिफ्ट द LM कर्व अपवर्ड टू द लेफ्ट. किस तरह से, इंक्रीज इन मनी, अगर नॉमिनल इंटरेस्ट ऑन मनी इटसेल्फ इंक्रीज हो जाए तो मनी डिमांड इंक्रीज हो जाती है. मनी डिमांड इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली दिस कर्व विल शिफ्ट दिस अपवर्ड टू द राइट. अल्टीमेटली रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, कीपिंग दिस आउटपुट कांस्टेंट, रियल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आ जाएगा एंड द LM कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड टू द लेफ्ट. We now know this. So there are other factors as well. Wealth increase होने से, अब मैं सिर्फ आपको बताता रहता हूँ, you can yourself practice this. Increase in wealth will lead to increase in money demand, which will lead to higher real interest rate. Ultimately, the LM curve will shift upward to the left. So there are other factors. Wealth increase होने से हमारे पास money demand ज़्यादा हो जाती है, जिससे LM curve shifts left upward to the left. इस तरह से ये सारे assets हैं. Risk on alternative assets, liquidity of alternative assets, as well as efficiency of payment technologies. आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैंने तकरीबन आपको सारा रैशनल डिस्कस कर दिया है. जो मेन डिटर्मिनेंट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं कि नॉमिनल मनी सप्लाई इंक्रीज करने से LM कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड टू द राइट, प्राइस लेवल इंक्रीज होने से LM कर्व शिफ्ट अपवर्ड टू द लेफ्ट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से LM कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड टू द राइट, इंक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन मनी इटसेल्फ इंक्रीज होने से LM कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड टू द लेफ्ट. अब हमने तकरीबन LM कर्व भी पढ़ ली है. तीनों मार्केट से हमने एक एक कर्व डराइव कर लिए जो कि मैंने आपको पहले बताया था. सो नाउ वी हैव दिस एज जनरल इक्विलिब्रियम. This is output, this is real interest rate. We have FE line. सबसे पहले हमने FE line derive की थी asset market equilibrium से. उसके बाद हमने IS curve line derive की थी goods market equilibrium से. उसके बाद हमने ये LM curve derive की है asset market equilibrium से. You can see this. हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं. This is FE line that shows the labor market equilibrium. This is IS curve that shows the goods market equilibrium.
and this is the LM curve that shows the asset market equilibrium. So we have at point E, we have general equilibrium, we have overall हमारी सारी की सारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है. हमारी तीनों मार्केट्स, लेबर मार्केट, गुड्स मार्केट एज वेल एज एसेट मार्केट, तीनों की तीनों एट पॉइंट ई इक्विलिब्रियम में है. Since we are done with the general equilibrium, we knew FE line, IS curve as well as LM curve. तीनों को जब हमने एक एक ग्राफ पे प्लॉट किया, we saw कि general equilibrium of the economy attain होता है, reach करता है. So अब हम देखेंगे, थोड़ा सा और इसे elaborate कर लेते हैं. Applying the ISLM framework, इस पे हम अप्लाई करके देखते हैं. A temporary adverse supply shock. अगर temporary adverse supply shock hit करता है इकोनॉमी को, तो उस पे क्या जनरल इक्विलिब्रियम, जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है, लेबर मार्केट, गुड्स मार्केट एज वेल एज एसेट मार्केट, उस पे क्या असर वो डालता है, क्या इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है उस पे. उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको वैसे बताते चलूं कि वी डिस्कस 3 मार्केट्स, लेबर मार्केट, गुड्स मार्केट और एसेट मार्केट. इसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम आता है, तो सबसे पहले कौन सी एडजस्ट करती है, कौन सी मोस्ट रिजिड है टू एडजस्ट एंड कौन सी मार्केट इजीएस्ट टू एडजस्ट है. तो मैं बताता चलूं कि एसेट मार्केट इज द क्विकेस्ट टू एडजस्ट, इज द इजीएस्ट टू एडजस्ट. किस तरह से? सेंट्रल बैंक ने सिर्फ मनी प्रिंट कर देनी है, मनी सप्लाई कर देनी है, या ओवरऑल प्राइसेस इनकम बढ़ा देनी है, या गवर्नमेंट ने इनकम बढ़ा दी तो डेफिनेटली फिर भी मनी प्रिंट ज्यादा होगी, एटसेट्रा. ये जो मार्केट, एसेट मार्केट, दिस इज द क्विकेस्ट टू एडजस्ट. और लेबर मार्केट इज द हार्डेस्ट टू एडजस्ट, इज द स्लोएस्ट टू एडजस्ट. क्योंकि डेफिनेटली व्हेन यू डिमांड लेबर, यू विल हैव टू सी कि वो स्किल्स मैच करती हैं, वो टैलेंट रिक्वायर्ड है, जो भी. इट इज द रिलेटिवली द हार्डेस्ट मार्केट टू एडजस्ट, और ये डिग्री इसकी इन दोनों के दरमियान में आती है. So labor market is the quick hardest to adjust, सबसे slowest to adjust है. Goods market उसके बाद relatively more difficult to adjust, and इन तीनों मार्केट में सबसे easily जो adjust करेगी वो asset market करेगी. So ये आपने जरूर ध्यान में रखना है in order to understand further concepts. अगर आप देख लें, हम we have this equilibrium, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. Economy attains its general equilibrium. All the markets in the economy attain general equilibrium when FE line, LM curve as well as IS curve intersect with each other. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर temporary adverse supply shock hit करता है इकोनॉमी को, तो क्या होता है. हमें पता है, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई फिक्स थी, जहाँ पे यहाँ पे एग्रीगेट डेफिनेटली हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाला मॉडल अप्लाई नहीं कर रहे, बट वी नो के जब जनरल इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी में, तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, वी नो दिस. लेकिन यहाँ पे इस फ्रेमवर्क में देखते हैं, अगर हमारे पास एडवर्स सप्लाई शॉक आ जाता है टेम्पररी, तो क्या होता है. एडवर्स सप्लाई शॉक हमें पता है कि लेबर मार्केट का डिटर्मिनेंट है, और एडवर्स सप्लाई शॉक से एफई लाइन शिफ्ट करती है लेफ्टवर्ड. सो वी सी दिस, एडवर्स सप्लाई शॉक हिट करता है इकोनॉमी को, तो एफई लाइन शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड. FE2 पे आ जाते हैं हम. और अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है F, एक है H. अब ये हमारे पास जनरल इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं नजर आ रहा. मिसाल के तौर पे F पे क्या नजर आता है, FE लाइन और IS कर्व इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में और गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है, लेकिन एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है. H पे देखते हैं, LM कर्व इंटरसेक्ट कर रही है और FE लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो न्यू हमारे पास FE लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है. सो हमारे पास एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम में है और लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में, लेकिन गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है. सो हमारे पास यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम नजर नहीं आ रहा. सो अब देखते हैं कि जनरल इक्विलिब्रियम किस तरह से अचीव करता है. अगर थोड़ा सा इसके और फिलोसॉफिकली इसे अंडरस्टैंड करें, देखें हमारे पास इस वक्त, इससे पहले जब ये टेम्परेरी एडवर्स सप्लाई शॉक हिट करता है इकोनॉमी को, इससे पहले हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल थी. यहाँ पे हम कहते हैं एडवर्स सप्लाई शॉक आया, हमने ये नहीं कहा कि डिमांड कम हो गई. लेट्स अज्यूम जब एडवर्स सप्लाई शॉक आता है, डिमांड तो लोगों की उतनी ही है, डिमांड तो उतनी ही करना चाहते हैं, लेकिन समहाउ एडवर्स सप्लाई शॉक ने ओवरऑल सप्लाई कम कर दी.
अगर देखा जाए जब डिमांड उतनी ही है जो कि चेंज नहीं हुई, सिर्फ सप्लाई कम हुई है एडवर्स सप्लाई शॉक की वजह से। सो कीपिंग द डिमांड कांस्टेंट, अगर सप्लाई कम हो जाए, लेट्स अज्यूम कि सप्लाई 50 हो जाए और हमारी क्या कहते हैं एग्रीगेट डिमांड 100 ही है, सो वी डोंट हैव जनरल इक्विलिब्रियम। सो अल्टीमेटली जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, तो ये वाला अगर आप पिछले माइक्रो इकोनॉमिक्स में चलें, क्वांटिटी और प्राइस डिमांड सप्लाई वाला ग्राफ देख लें, ये वाला केस है बेसिकली, जब डिमांड ग्रेटर हो सप्लाई से। यहां से क्योंकि एडवर्स सप्लाई शॉक क्रिएट किया है तो सप्लाई कम हो गई, सो ये वाला केस बनता है। अगर हम यहां से हमें यहां से पता चलता है कि प्राइसेस हैव टू इंक्रीज, क्योंकि इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांडर्स तो मार्केट में मौजूद हैं, वो तो डिमांड करना चाहते हैं, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई है। ओवरऑल एडवर्स सप्लाई शॉक ने एफई लाइन को शिफ्ट कर दिया है, हमारी सप्लाई कम हो गई है जिससे एफई लाइन शिफ्ट हो गई है। सो अल्टीमेटली प्राइसेस विल इंक्रीज, और अगर प्राइसेस इंक्रीज करती हैं वी नो, क्योंकि सप्लाई कम हो गई है डिमांड उतनी ही है, अल्टीमेटली द प्राइसेस विल इंक्रीज। और अगर प्राइसेस इंक्रीज करें तो कौन से कर्व का डिटर्मिनेंट है यहां पे? लेबर मार्केट का? डेफिनेटली नॉट। गुड्स मार्केट का प्राइसेस? डेफिनेटली नॉट। एसेट मार्केट का डिटर्मिनेंट है प्राइसेस। और जब आप रिकॉल कर सकते हैं पिछले सेक्शन से, जब प्राइसेस इंक्रीज करती हैं सो द एलएम कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड टू द लेफ्ट। So LM curve shifts upward to the left. Sorry ये सही नहीं बन रही मुझसे, डेफिनेटली you can draw it, but हम देख सकते हैं कि the economy achieves its general equilibrium। यहाँ पे IS curve भी इंटरसेक्ट कर रही है, FE लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है और LM curve भी इंटरसेक्ट कर रही है। So the economy has achieved its general equilibrium। जब ये adverse supply shock हिट करता है इकोनॉमी को, the FE line shifts leftward, ultimately we don't have general equilibrium of the economy, all the markets are not into equilibrium, ultimately the LM curve shifts, क्योंकि prices ज्यादा हो जाती हैं, supply कम हो गई थी, डिमांड उतनी ही थी, ultimately the prices have to rise। जब प्राइस इंक्रीज करती है तो डेफिनेटली LM curve shifts upward to the left, ultimately we have general equilibrium of the economy। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइस एडजस्टमेंट एंड द अटेनमेंट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, कि प्राइस एडजस्टमेंट किस तरह से फैसिलिटेट करता है, किस तरह से असिस्ट करता है जनरल इक्विलिब्रियम अटेन करने में इकोनॉमी में। इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन। जब मॉनेटरी एक्सपेंशन करती है सेंट्रल बैंक या कोई किसी भी इकोनॉमी में, जब भी मॉनेटरी एक्सपेंशन होती है, मनी सप्लाई इंक्रीज करती है, तो उससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जनरल इक्विलिब्रियम पे, हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम पे, तीनों मार्केट्स के इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट जनरेट करता है। इसमें हम तीन पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे, मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, क्लासिकल्स वर्सेस केनीजियन पर्सपेक्टिव भी हम इसी जनरल इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल्स का पर्सपेक्टिव क्या है और केनीजियन का पर्सपेक्टिव क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी न्यूट्रलिटी, एक नया कॉन्सेप्ट है, हम डिस्कस करेंगे। क्लासिकल्स कहते हैं कि मनी इज न्यूट्रल, whereas केनीजियंस कहते हैं कि मनी इज नॉन न्यूट्रल इन द शॉर्ट रन बट न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन। इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। पहले हम पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। सो अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन। अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन इंक्रीज होती है, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या होता है? हमें पता है इंक्रीज इन मॉनेटरी एक्सपेंशन लीड्स टू, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो, वी नो क्या होता है, इफ देयर इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई दैट शिफ्ट द LM curve downward to the right। हम ये पढ़ चुके हैं अब ऑलमोस्ट। LM curve shifts downward to the right। So हमारे पास we have reached at point F। तो यहां पर अगर देखा जाए जनरल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा हमारे पास, यहाँ पे इस पॉइंट पे F पे IS कर्व और LM कर्व इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो यहाँ पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम तो है हमारा गुड्स मार्केट का और एसेट मार्केट का, लेकिन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम नहीं है, अगर क्योंकि यहाँ पे FE लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। सो वी हैव, हमारा पोटेंशियल क्या था? अगर देखें पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, हमारे पास सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, वो कौन सी है? एक्चुअल आउटपुट। ये हमारा पोटेंशियल जो था वो अभी भी उतना ही है। हमारी टोटल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इन द लॉन्ग रन वो शो करती है, जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट होता है उससे शो होती है। सो हमारे पास कोई भी हमारा पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं आया जिससे हमारी ओवरऑल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इंक्रीज कर गई हो, हमारा ओवरऑल पोटेंशियल इंक्रीज कर गया हो, हमारी ऑप्टिमैलिटी, हमारा ऑप्टिमल आउटपुट इंक्रीज कर गया हो, ऐसा कोई वेरिएबल चेंज नहीं हुआ। सिर्फ मॉनेटरी एक्सपेंशन हुई है जिससे हमारा एक्चुअल आउटपुट इन द शॉर्ट रन इंक्रीज हो गया है, क्योंकि
क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि लोगों के पास लगता है कि पैसा आ गया है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है 10% से, लेट्स अज्यूम, तो लोगों को लगता है उनके पास ज्यादा पैसा आ गया है और उन्होंने डिमांड ज्यादा कर दी है। अगर आप यहाँ पे देखें आईएस कर्व भी, यहाँ से अगर अलॉन्ग द कर्व देखें इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। आईएस कर्व किसको शो करती है? गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को। आईएस कर्व भी यहाँ से यहाँ तक आ गई है दोबारा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट इन द एलएम कर्व। सो एफ पॉइंट पे हमारे पास गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम भी थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। सो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है, अब वो डिमांड करने चले गए हैं मार्केट में, लेकिन ओवरऑल सप्लाई तो हमारी ज्यादा नहीं हुई। एग्रीगेट सप्लाई जो पोटेंशियल है, हमारा पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। सो इन द शॉर्ट रन प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? क्योंकि ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है लोगों की बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मॉनेटरी एक्सपेंशन। मॉनेटरी एक्सपेंशन हो गई है क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास पैसा ज्यादा आ गया है। अल्टीमेटली दे हैव इंक्रीज देयर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। ओवरऑल सप्लाई मार्केट की उतनी ही है, ओवरऑल कैपेसिटी टू कैटर टू द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी वो इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन लोगों की डिमांड बढ़ गई है। अब क्या होगा? इन द शॉर्ट रन क्या करते हैं लोग, प्रोड्यूसर्स? रिस्पॉन्ड टू द मार्केट डिमांड। इन द शॉर्ट रन यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे एसेट मार्केट और गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है यहाँ पर। इन द शॉर्ट रन द प्रोड्यूसर्स विल रिस्पॉन्ड टू द मार्केट डिमांड बाय सप्लाइंग देम व्हाटएवर दे रिक्वायर। लेकिन अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड क्या लॉन्ग रन में सस्टेन कर सकते हैं प्रोड्यूसर? जितनी उनकी कैपेसिटी हो, कैन दे डू दिस इन द लॉन्ग रन? फॉर द लॉन्ग रन कैन दे सस्टेन दिस? डेफिनेटली नॉट। उनको पता है लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है, उन्होंने डिमांड ज्यादा करना शुरू कर दी है। इन द शॉर्ट रन दे विल गिव देम व्हाट दे लाइक, दे विल कैटर टू द डिमांड ऑफ द मार्केट, ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन इन द लॉन्ग रन दे कैन नॉट डू दिस, दे कैन नॉट सस्टेन दिस। मिसाल दे देता हूं, इम्तिहान आता है तो शायद आप 8 घंटे के बजाय 20 घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन है। शॉर्ट रन में आप कर सकते हैं, सुबह एग्जाम है, यू कैन डू दिस, मे बी यू कैन डू दिस फॉर 4 days, मे बी यू कैन डू दिस फॉर 10 days। लेकिन 20 घंटे आप लॉन्ग रन में, मिसाल के तौर पे 100 दिनों तक नहीं पढ़ सकते, 1000 दिनों तक, अपनी सारी लाइफ 20 घंटे आप दिन में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपकी बॉडी की एक डिमांड है, एक कैपेसिटी है। इन द शॉर्ट रन आप कैटर कर लेते हैं, टाइम ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी फैक्ट्री के पास वो सिर्फ 200 चीजें प्रोड्यूस कर सकती है और उन्हें एक प्रोजेक्ट मिलता है कि 1 महीने के लिए 50 चीजें और प्रोड्यूस करके दें, तो शायद नाइट शिफ्ट लगा ले, एक्स्ट्रा टाइम वर्कर्स को कहे कि काम करें आप लोग। लेकिन डेफिनेटली अगर उनकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं हो रही, उनके पास प्लांट ज्यादा नहीं है, उनके पास कैपिटल ज्यादा नहीं है, उनके पास बिल्डिंग ज्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में वो ये सस्टेन नहीं कर सकती। या तो वो कैपेसिटी चेंज करेगी या तो वो कुछ और मेजर्स लेगी। लॉन्ग रन में वो इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर सकती। सो इंक्रीज इन मनी सप्लाई ने क्या किया? शॉर्ट रन में लोगों की एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी। एलएम कर्व शिफ्ट कर जाता है, हमारे पास एफ पे हमारे पास ओवरऑल हमारी कैपेसिटी वाई बार है, लेकिन हम पहुंच कहां पे गए? वाई पे, जो कि हमारा पोटेंशियल नहीं है। लोग डिमांड तो करें क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास पैसा ज्यादा आ गया है। अब क्या होगा? क्योंकि प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी दे नो कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है, वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। सो अगर देखा जाए ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है, जब आपके पास एग्रीगेट सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाती है। When the aggregate demand is greater than aggregate supply, हमें पता है कि excess demand का केस है and the prices increase। हम पिछले ग्राफ से भी इससे मदद ले सकते हैं इसको समझने के लिए। So when aggregate demand is greater than aggregate supply, the prices increase। और prices producers क्या करेंगे? उनको पता है वो prices increase कर देंगे, क्योंकि लोग ज्यादा आ गए मार्केट में खरीदने के लिए, उनके पास capacity to cater to the market demand is constant, वो चेंज नहीं हुई। So ultimately they will increase prices, और अगर increase prices करते हैं तो economy will again move back to, पहले यहां तक इस तरफ आई थी, E से F पे आई थी, अब दोबारा F से E की तरफ मूव कर जाएगी और हम जनरल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। ये है अगर देखें 10% अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, so prices will also rise by 10%। so हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। F से हम दोबारा E पे चले जाएंगे और हमारी इकोनॉमी जनरल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी। सो अगर देखें हम, हमारे पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी ग्रोथ, मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, हमने पढ़ा था कि जितना परसेंट से मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे, मनी ग्रोथ इंक्रीज होगी इकोनॉमी में, उतने ही परसेंट से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। 1-to-1 रिलेशन हमने डिस्कस किया था। 1% इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल लीड टू, और मनी ग्रोथ विल लीड टू 1% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। यहाँ पे देखें
पहले इकोनॉमी ई से एफ पे ट्रैवल करती है, एफ की तरफ ट्रैवल करती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मनी एक्सपेंशन। उसके बाद क्योंकि प्रोड्यूसर्स की कैपेसिटी चेंज नहीं होती लेकिन लोगों की डिमांड ज्यादा हो जाती है, अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स इंक्रीज प्राइसेस, और जब प्राइसेस इंक्रीज करते हैं हमें पता है एलएम कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड टू द लेफ्ट और दोबारा एलएम कर्व ये वाली दोबारा अचीव कर लेती है एंड देन एलएम कर्व दोबारा यहाँ पे आ जाती है हमारे पास, ये ट्रेवल करते 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 अल्टीमेटली यहां तक आ जाती है। सो जब यहां पे आ जाती है हमारे पास जनरल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है इकोनॉमी का। सो जितना मनी सप्लाई मनी ग्रोथ इंक्रीज हुआ उतनी परसेंट से इन्फ्लेशन हुआ और प्राइस एडजस्टमेंट के थ्रू इकोनॉमी हैज अटेन्ड। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पर्सपेक्टिव, ये हर चीज सेम ही है, उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। मैंने अब जैसा कि हमने पहले देख लिया मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज offset by increase in prices, equally offset by increase in prices, ultimately the economy achieves its general equilibrium। अब हम सेकंड पर्सपेक्टिव इसी ग्राफ का डिस्कस करेंगे, क्लासिकल्स वर्सेस केनीजियंस के जो जनरल इक्विलिब्रियम में जब मॉनेटरी एक्सपेंशन होती है तो क्लासिकल्स और केनीजियंस किस तरह से एक दूसरे से एग्री करते हैं और किस पॉइंट पे एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में इन दोनों का डिफरेंसेस पढ़े हुए हैं एंड वी नो दिस के केनीजियंस कहते हैं इन द शॉर्ट रन द इकोनॉमी माइट हैव टू गो थ्रू डिसइक्विलिब्रियम फेजेस क्योंकि प्राइस और वेजेस रिजिड हैं इन द शॉर्ट रन। इन द लॉन्ग रन वो कहते हैं कि इकोनॉमी अपना जनरल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है। क्लासिकल्स कहते हैं कि कोई शॉर्ट रन नहीं होता, देयर इज ओनली वन लॉन्ग रन, और जिस तरह से प्राइसेस वेजेस दोनों एडजस्ट कर जाती हैं इमीडिएटली और इकोनॉमी ऑलवेज स्टेज इन इक्विलिब्रियम। सो अब हम डिस्कस करेंगे यही पर्सपेक्टिव। लेट्स अज्यूम अगेन मॉनेटरी एक्सपेंशन होती है, सेम ग्राफ है, सेम एनालिसिस है, कोई फर्क नहीं है। मॉनेटरी एक्सपेंशन होती है, हमें पता है कि एलएम कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू द राइट एंड वी हैव एट पॉइंट एफ। अब ये क्या कहते हैं, क्लासिकल्स और केनीजियंस का पर्सपेक्टिव क्या है। क्लासिकल्स कहते हैं कि पहले हम यहां पे आए थे, हमें पता है मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से एलएम कर्व शिफ्टेड डाउनवर्ड टू द राइट, अल्टीमेटली the LM curve shifted downward to the right because of increase in expansion of the money supply। उसके बाद हमने डिस्कस किया था increase in money supply की वजह से LM curve shift कर रही थी, उसके बाद that led to equally offset increase in prices जिससे LM curve दोबारा shift कर रही थी backward और दोबारा अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाती थी पॉइंट E पर। अब यहाँ पे देखें क्लासिकल्स और केनीजियंस का क्या पर्सपेक्टिव है। क्लासिकल्स कहते हैं increase in M will immediately and equally be offset by increase in prices, और इकोनॉमी में LM कर्व शिफ्ट ही नहीं करेगी क्योंकि अगर increase in M equally offset by increase in prices हो जाए immediately तो डेफिनेटली इकोनॉमी पॉइंट E से ट्रैवल ही नहीं करेगी पॉइंट F तक, इकोनॉमी will always stay at point E क्योंकि जिस तरह से M इंक्रीज होगा उसी वक्त इमीडिएटली प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो इकोनॉमी will stay at point E, इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम का शिकार नहीं होगी। ये क्लासिकल्स का पर्सपेक्टिव है। अब केनीजियंस क्या कहते हैं, केनीजियंस कहते हैं कि जब इंक्रीज इन एम होगा तो इंक्रीज इन पी तो होगा लेकिन ये लॉन्ग रन में होगा, शॉर्ट रन में इकोनॉमी हैज टू सफर डिसइक्विलिब्रियम एपिसोड्स। इकोनॉमी ई से एफ की तरफ मूव करेगी इन द शॉर्ट रन क्योंकि प्राइसेस आर रिजिड, दे स्लोली एडजस्ट। सो जब प्राइसेस यहाँ पे ई से एफ पे आ जाएगी शॉर्ट रन में इकोनॉमी, एफ जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है एसेट मार्केट और गुड्स मार्केट का, यहाँ पे शॉर्ट रन में डिसइक्विलिब्रियम का शिकार हो जाएगी इकोनॉमी और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली प्राइसेस एडजस्ट करेंगी और इकोनॉमी दोबारा ई पर आएगी। ये केनीजियन का पर्सपेक्टिव है। सो केनीजियन कहते हैं इन द शॉर्ट रन द इकोनॉमी विल मूव फ्रॉम पॉइंट ई टू एफ and which is basically disequilibrium in the short run, but in the long run the prices will adjust and slowly adjusting will take the economy back from point F to point E और जनरल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, अचीव हो जाएगा इकोनॉमी का। सो अगेन हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। क्लासिकल्स कहते हैं कि द इकोनॉमी डज नॉट मूव फ्रॉम पॉइंट E क्योंकि इंक्रीज इन M is immediately and equally offset by increase in P or economy will always stay at point E and there is no disequilibrium in the economy, whereas Keynesians कहते हैं कि immediately adjustment नहीं होती wages and prices की, in variables की, जब monetary expansion होती है तो economy F पे आ जाती है। in the short run
क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है और प्राइसेस जो प्रोड्यूसर्स इंक्रीज करते हैं, जो हमने लास्ट उसमें भी इस वाले पर्सपेक्टिव में भी पढ़ा था मनी ग्रोथ और इन्फ्लेशन वाले में, तो प्रोड्यूसर्स आहिस्ता आहिस्ता स्लोली प्राइसेस इंक्रीज करते हैं और इकोनॉमी दोबारा एफ से ई पे आ जाती है। सो इन द शॉर्ट रन केनेजियन कहते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन दोबारा इकोनॉमी अचीव कर लेगी अपना जनरल इक्विलिब्रियम। सो क्लासिकल और केनेजियंस पर्सपेक्टिव आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब हम चलेंगे तीसरे पर्सपेक्टिव की तरफ जो कि मॉनेटरी न्यूट्रलिटी को शो करता है। अब मॉनेटरी न्यूट्रलिटी क्या है, ये इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है ब्लैक मार्कर से इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट। मॉनेटरी न्यूट्रलिटी क्या है? चेंज इन मनी सप्लाई चेंजेस प्राइस लेवल प्रोपोर्शनली, जो कि हम देख चुके हैं, but has no effect on real variables such as output, employment and real interest rate. मॉनेटरी न्यूट्रलिटी क्या है? जब मनी सप्लाई में चेंज हो तो वो सिर्फ प्राइसेस को चेंज करे, किसी भी रियल वेरिएबल को चेंज ना करे। दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। चेंजेस इन मनी सप्लाई लीड्स टू चेंजेस इन प्राइसेस बट डज नॉट चेंज real variables such as output, employment and real interest rate. और अगर real variables affect होते हैं, change in money supply changes price as well as real variables, तो फिर वो money non neutrality होगी, monetary non neutrality होगी, वो monetary neutrality नहीं होगी। So monetary neutrality क्या है? जब monetary expansion हो या change in money supply हो और वो चेंज इन प्राइसेस करे, बाकी किसी और वेरिएबल को चेंज ना करे, विल से दैट मनी इज न्यूट्रल। और अगर वो दूसरे वेरिएबल्स को भी, रियल वेरिएबल्स को भी चेंज करेगी तो हम कहेंगे मनी इज नॉन न्यूट्रल। अब हम देखते हैं कि क्लासिकल्स का और केनेजियन का पर्सपेक्टिव क्या है। क्लासिकल्स कहते हैं मनी इज न्यूट्रल, वो कहते हैं चेंज इन मनी सप्लाई ओनली चेंजेस प्राइसेस, नो रियल वेरिएबल्स। व्हेयरएज केनेजियंस कहते हैं कि मनी इज नॉन न्यूट्रल इन द शॉर्ट रन। मनी जो है मॉनेटरी एक्सपेंशन शॉर्ट रन में रियल वेरिएबल्स को चेंज करती है, बट मनी इज न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन। केनेजियंस कहते हैं लॉन्ग रन में रियल वेरिएबल्स अपनी जगह पे आ जाते हैं, जहां से वो स्टार्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है, और फिर इन द लॉन्ग रन मॉनेटरी एक्सपेंशन सिर्फ प्राइसेस को कॉज करती है और दोबारा मनी न्यूट्रल हो जाती है। लॉन्ग रन में अगर देखें दोनों एग्री करते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शॉर्ट रन में केनेजियंस का सिर्फ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी है कि मनी इज नॉन न्यूट्रल इन द शॉर्ट रन। बाकी लॉन्ग रन में दोनों कहते हैं कि मनी न्यूट्रल है। अब देखते हैं किस तरह से। अब जब क्लासिकल्स कहते हैं, क्लासिकल्स का पहले पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं इंक्रीज इन मनी सप्लाई इमीडिएटली ऑफसेट्स प्राइसेस is offset by prices, increase in prices, ultimately the economy does not move at point E, from point E. So अगर क्लासिकल्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर इकोनॉमी E से मूव ही नहीं करती तो does the output change? No. Does the when the output does not change, does the employment change? No. Does the real interest rate change? No. ना आउटपुट चेंज हुई, ना एम्प्लॉयमेंट चेंज हुई, ना रियल इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, क्योंकि इकोनॉमी पॉइंट ई से मूव ही नहीं कर रहे। सो मनी इज न्यूट्रल फॉर क्लासिकल्स। क्लासिकल्स कहते हैं इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज इमीडिएटली एंड इक्वली ऑफसेट बाय इंक्रीज इन प्राइसेस, अल्टीमेटली द इकोनॉमी डज नॉट मूव फ्रॉम पॉइंट ई एंड द मनी इज न्यूट्रल। ना एम्प्लॉयमेंट चेंज की, मनी सप्लाई ने सिर्फ प्राइसेस को चेंज किया, ना एम्प्लॉयमेंट चेंज की, ना आउटपुट चेंज किया, ना रियल इंटरेस्ट रेट चेंज किया। दोबारा डेफिनेशन देखना है, changes in money supply changes price level proportionally, जो क्लासिकल्स कहते हैं मनी सप्लाई ने प्राइस को चेंज किया सिर्फ, लेकिन बट हैज नो इफेक्ट ऑन रियल वेरिएबल्स सच एज आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड रियल इंटरेस्ट रेट। हम देख सकते हैं ना आउटपुट चेंज हुई, ना रियल इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, ना एम्प्लॉयमेंट चेंज हुई पॉइंट ई पे। अब केनेजियन पर्सपेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मनी इज नॉन न्यूट्रल इन द शॉर्ट रन, यानी ये रियल वेरिएबल्स को भी अफेक्ट करेगी, लेकिन मनी इज न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में रियल वेरिएबल्स को अफेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ मनी सप्लाई प्राइस को चेंज करेगी। देख लेते हैं। अब केनेजियन पर्सपेक्टिव जब पॉइंट ई से एफ पे आती है इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन, तो हम देखते हैं कि आउटपुट चेंज हो जाती है, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। शॉर्ट रन में मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर्स सप्लाई करना शुरू कर देते हैं इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके। आउटपुट चेंज हुआ, इंक्रीज हो गया, डेफिनेटली आउटपुट इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी चेंज हो गई, एम्प्लॉयमेंट चेंज हो गई, और रियल इंटरेस्ट देखें तो रियल इंटरेस्ट भी कम हो गया, यानी चेंज हो गया। सो आउटपुट भी चेंज हुई, एम्प्लॉयमेंट भी चेंज हुई, रियल इंटरेस्ट भी चेंज हुआ एफ पॉइंट पे। इन द शॉर्ट रन वी कैन सी चेंजेस इन मनी सप्लाई हैज
यहाँ पे कह रहे हैं बट हैज नो इफेक्ट, लेकिन इट डज अफेक्ट आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड रियल इंटरेस्ट रेट इन द शॉर्ट रन. सो मनी इज नॉन न्यूट्रल इन द शॉर्ट रन एज पर केनीजियन स्कूल ऑफ थॉट. लेकिन लॉन्ग रन में जब प्राइसेस स्लोली एडजस्ट कर जाती हैं और दोबारा पॉइंट ई पे आ जाती है इकोनॉमी, सो दोबारा पॉइंट ई पे हम देखेंगे आउटपुट वही हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट वही हो जाएगी, एज वेल एज रियल इंटरेस्ट रेट वही हो जाएगा. सो इन द लॉन्ग रन हमारे पास ना आउटपुट चेंज होगी इवन एज पर केनीजियन स्कूल ऑफ थॉट, ना एम्प्लॉयमेंट चेंज होगी, ना रियल इंटरेस्ट रेट चेंज होगा. सिर्फ मनी सप्लाई जो होगी, इंक्रीज होगी मनी सप्लाई, और उसके बाद प्राइसेस एडजस्ट कर जाएंगे इन द लॉन्ग रन और रियल वेरिएबल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दोबारा समराइज कर लेते हैं. क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मनी सप्लाई सिर्फ प्राइसेस को चेंज करती है और किसी और वेरिएबल को चेंज नहीं करती. उसे हम मॉनेटरी न्यूट्रलिटी कहते हैं. मनी इज न्यूट्रल इन द फॉर द क्लासिकल्स. और केनीजियंस कहते हैं मनी इज नॉन न्यूट्रल इन द शॉर्ट रन क्योंकि वो रियल वेरिएबल्स को अफेक्ट करती है, हम देख चुके हैं, बट न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन क्योंकि अल्टीमेटली प्राइसेस एडजस्ट कर जाती हैं और रियल वेरिएबल्स अपनी असल शक्ल में आ जाते हैं, जिस क्वांटिटी में, जिस मैग्नीट्यूड में वो थे उसी को दोबारा अटेन कर लेते हैं. We are now done with ISLM framework. Now we'll move to aggregate demand and aggregate supply framework. और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड कर्व को की डेरिवेशन करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व आती कहाँ से है. उसके बाद हम देखेंगे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट हमने ऑलरेडी देखी हुई है. उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से वेरिएबल्स इन दोनों कर्व्स को अफेक्ट करते हैं, कौन से वेरिएबल्स इन दोनों कर्व्स को शिफ्ट करते हैं. So let's now first see कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो उसकी डेरिवेशन कहाँ से की जाती है. So हमें पता है ISLM फ्रेमवर्क हम यहाँ पढ़ चुके हैं. आउटपुट, रियल इंटरेस्ट रेट, LM कर्व और IS क्या कहते हैं कर्व. अब यहाँ से हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व ISLM से किस तरह से डिराइव की जाती है. Let's assume if there is increase in prices, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो, if there is increase in prices, तो क्या होता है, हमें पता है कि LM curve shifts upward to the left. LM curve shifts upward to the left. LM2 पे हम आ जाते हैं और पॉइंट E से हम पॉइंट F पे आ जाते हैं. E पे हमारी आउटपुट ये था और F पे हमारा आउटपुट ये है, Y1 and Y2. आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट हैज फॉलन. अगर देखा जाए आउटपुट हैज डिक्रीज्ड. As a result of increase in prices, output has decreased. यहाँ पे हम देख सकते हैं Y1 से Y2 पे आ गया. F पॉइंट पे हमारे पास आउटपुट रिलेटिवली कम है. अगर इस रिलेशनशिप को हम प्लॉट करें, we'll have aggregate demand. एग्रीगेट डिमांड है क्या, ओवरऑल इकोनॉमी की डिमांड. एग्रीगेट जिसे हम कहते हैं टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी ऑन एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज पर. अब इसी रिलेशन को हम प्लॉट कर लेते हैं. जब प्राइस ये थी और आउटपुट ये था, मिसाल के तौर पे से कोई नाम दे देते हैं. व्हेन द प्राइस वाज 10 एंड द आउटपुट वाज 100, लेट्स अज्यूम. सो हम यहां पे प्लॉट कर लेते हैं. आउटपुट इज 100 एंड प्राइस इज 5 यहां पे कर लेते हैं. सो वी हैव दिस पॉइंट. और जब प्राइस इंक्रीज हुई फ्रॉम 5 to 10 एंड द आउटपुट फेल फ्रॉम 100 to 50, लेट्स से, ठीक है. तो यहाँ पे प्राइस हैज इंक्रीज बाय 10, ये 10 पे आ गई ये प्राइस और आउटपुट कितना है 50 हो गया है. सो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करें, विल हैव एग्रीगेट डिमांड कर्व. दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व जो कि हम ISLM मॉडल से डिराइव कर रहे हैं. और बाकी हमें तकरीबन ये हम सिर्फ डेरिवेशन इसलिए देखिए ताकि हमें पता चले कि एग्रीगेट डिमांड आती कहां से है, वरना हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के केस में एग्रीगेट डिमांड. और एग्रीगेट सप्लाई भी हम बिजनेस साइकिल वाले चैप्टर में खुद देख चुके हैं कि शॉर्ट टर्म में हम डिस्कस कर चुके हैं. शॉर्ट टर्म में एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व, whereas in the long run aggregate supply curve is vertical line, whereas short run aggregate supply curve. अब हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड कर्व हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. हमें पता है एग्रीगेट डिमांड कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम ISLM मॉडल जो कि हम डेरिवेशन कर चुके हैं. लेट्स अज्यूम हम यहां पर हैं. तो अब कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम ISLM मॉडल, तो कोई भी फैक्टर
जो कि IS कर्व एज वेल एज LM कर्व को शिफ्ट कर रहा था, जो कि प्रीवियसली देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं शिफ्टिंग फैक्टर्स इनके। वो सारे फैक्टर्स एग्रीगेट डिमांड कर्व पे भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और इसे भी शिफ्ट करेंगे सिमिलरली, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ISLM मॉडल। यहाँ पे देख सकते हैं IS के फैक्टर्स कौन से थे शिफ्टिंग फैक्टर इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व के, expected future output, wealth, government purchases, taxes on individuals, expected future marginal product of capital, as well as effective tax rate on capital. LM करके factors है increase in nominal money supply, increase in expected inflation, increase in nominal interest rate on money itself. ये सारे shifting factors थे ISLM करके, और यही definitely जब ये change होंगे तो ये aggregate demand curve को भी shift करेंगे उसी तरह। अब इसमें एक और assumption जो बहुत important है, अगर आपको याद हो जब हमने शिफ्टिंग फैक्टर्स शिफ्टिंग की थी IS कर्व की और LM कर्व की, हमने अज्यूम किया था Y कांस्टेंट के Y विल ऑलवेज स्टे कांस्टेंट, उसके बाद हम शिफ्ट कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास मॉडल में एक चेंज आएगा जो कि अजम्पशन है, मेन अजम्पशन है कि while shifting the aggregate demand curve will always keep prices constant। अब ये वाली साइड कांस्टेंट रहेगी प्राइसेस, अब ये कांस्टेंट नहीं है, mind this. This is really very important assumption if you want to understand it better. So prices will always stay constant whenever we are going for the shifting of aggregate demand curve. Let's see how. एक फैक्टर यहां से करके देख लेते हैं जो कि हम कर चुके हैं मिसाल के तौर पे बहुत दफा, बाकी सब आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज करते हैं, अगर गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज करते हैं तो हमें पता है कि IS कर्व का शिफ्टिंग फैक्टर है। IS कर्व इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेस की वजह से हमारे पास IS कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड टू द राइट, IS2 पे हम पहुंच जाते हैं और यहां पे हम देखें आउटपुट हैज इंक्रीज्ड, यहां पे Y1 और Y2 आउटपुट हैज इंक्रीज्ड। अब यहां इसको शिफ्ट कर लेते हैं, पहले हम यहां पर थे, इस पॉइंट पर थे, लेट्स अज्यूम ये हमारे पास प्राइस ये थी। अब हमने प्राइसेस कांस्टेंट अज्यूम करनी है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट assumption for shifting. Keeping the prices constant, increase in output कहां पे रिफ्लेक्ट करेगा? Definitely कहीं पे, यहीं पे। अगर prices constant है, it will be like this, और aggregate demand curve will shift upward to the right. We have seen this now. Increase in government purchases अगर directly करें, ये मैंने सिर्फ आपको ये इसलिए बताया है ताकि यहाँ से जो चेंज आएगा डेफिनेटली वही इसी में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये aggregate demand curve is derived from this ISLM model. So अगर government purchases decrease करते तो definitely IS curve would have shifted downward to the left, और keeping the prices constant हम aggregate demand curve कहीं पर यहाँ पर shift कर रही होती। So we see this, any point that will change the IS curve or LM curve will change, also have the shifting effect on aggregate demand curve. Government purchases increase हो रही हैं, so IS curve shift upward to the right, keeping the price constant, aggregate demand curve will shift rightward, upward to the right again. So अगर ये कम हो रही है, government purchases कम होती हैं, तो definitely aggregate IS curve will shift downward to the left, ultimately keeping the prices constant, aggregate demand curve will shift downward to the left as well. इसमें बाकी सारे फैक्टर्स आप खुद करके देख सकते हैं, दे आर इजी, हमने पहले भी कर लिए, इनके चेंजेस हम करके देख चुके हैं। सो इसी को हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड पे सेम लॉजिक के साथ मिसाल के तौर पे एक और कर लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हमारे पास दिस इज LM1 IS1 and we have, let's assume, aggregate demand curve here, और हम यहाँ पर हैं somewhere here, prices will remain constant, let's assume कि ये prices constant हैं। अब अगर देखें increase in wealth क्या करेगा? Increase in wealth will lead to the shifting of the IS curve upward to the right again, IS2 पे आ जाएंगे, और keeping the prices constant हमारी aggregate demand curve यहाँ पे आ जाएगी, कहीं ना कहीं aggregate demand 2 पे आ जाएगी, which is a shift in, towards upward to the right। और अगर मिसाल के तौर पे कोई और फैक्टर कर लेते हैं जो कि डिक्रीज करता है, लेट्स अज्यूम कि MP के F अगर हाँ LM कर्व का करके देख लेते हैं, हम एक और फैक्टर करके देख लेते हैं। LM कर्व का कोई ना कोई फैक्टर, we have
let's assume phi and phi here, real interest rate here, prices here. Let's assume we have LM1 and IS1 and we have aggregate demand here. यहाँ पर हम लेट्स अज्यूम अगर इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई होती है, इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई हमें पता है कि LM कर्व को डाउनवर्ड टू द राइट शिफ्ट करती है, LM2 पर आ जाते हैं हम, हमारे पास आउटपुट इंक्रीज हो जाती है कीपिंग द प्राइसेस कांस्टेंट, हमारे पास इंक्रीज इन आउटपुट विल समहाउ इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट एंड द एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट। बाकी सारे डेफिनेटली आप खुद करके देख सकते हैं और सिंपल है, जब भी कोई भी फैक्टर इस पॉइंट को इस तरफ ले जाएगा राइटवर्ड, एक आपको सिंपल लॉजिक बता देता हूं, एनी फैक्टर दैट विल टेक द आउटपुट राइटवर्ड इंक्रीज करे तो डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट। जो भी फैक्टर इस आउटपुट को फॉल करेगा कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, ये वाले यहाँ इस तरफ आ जाएगी। सो वी नाउ नो कि शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ ISLM कर्व जो कि ISLM कर्व को शिफ्ट करेंगे वो डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड कर्व को भी शिफ्ट करेंगे। ये सारे मैंने लिखे हैं वो फैक्टर्स जो कि एग्रीगेट डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट, इंक्रीज इन वेल्थ, इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेस, इंक्रीज इन टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल्स, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन इफेक्टिव टैक्स रेट और इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और डिक्रीज इन इंटरेस्ट ऑन मॉनेटरी ऑन मनी। सो ये सारे फैक्टर्स एग्रीगेट डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। अगर ये इनवर्स में आप अप्लाई करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कर्व को डाउनवर्ड टू द लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे डिक्रीज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट, डिक्रीज इन वेल्थ, डिक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेस, डिक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, decrease in effective tax rate, decrease in nominal money supply, decrease in expected inflation and increase in interest rate. We are discussing the shifting factors of the aggregate demand curve. Now we'll discuss shifting factors of aggregate supply curve. अब हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व दो तरह की हमारे पास है, हॉरिजॉन्टल फॉर द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल इन नेचर, इट्स अ वर्टिकल लाइन। सो शिफ्टिंग फैक्टर्स कौन से हैं? एनी फैक्टर जो कि फर्म्स जिसकी वजह से फर्म्स अपनी प्राइसेस चेंज करें वो शिफ्टिंग फैक्टर होगा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का। मिसाल दे देता हूं, मिसाल के तौर पे इनपुट कॉस्ट जो आपके पास होती है, इनपुट फैक्टर्स की जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब भी वो चेंज होंगे तो डेफिनेटली प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। सो अगर प्राइसेस चेंज हो जाती है, कॉस्ट इंक्रीज होती है, लेबर की एटसेट्रा किसी की भी, सो कॉस्ट इंक्रीज होती है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, अल्टीमेटली द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड। अगर प्राइस कम हो जाती है किसी भी फैक्टर की वजह से, द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड। सिमिलरली लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जो भी फैक्टर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, आउटपुट को बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। जो भी फैक्टर एम्प्लॉयमेंट को कम करेगा वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड। मिसाल के तौर पे अगर लेबर फोर्स इंक्रीज कर जाती है, हमें पता है आउटपुट बढ़ता है, लेबर सप्लाई मॉडल से हम डिराइव कर चुके हैं शिफ्टिंग फैक्टर्स भी इसके वहीं से डिराइव होती थी हमारे पास उस तरह से। ये वही बात है, जो आउटपुट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन लेबर फोर्स विल लीड टू मोर आउटपुट एंड द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। अगर लेबर फोर्स कम होती है, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, तो डेफिनेटली आउटपुट कम हो जाएगी एंड द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। एग्रीगेट सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब हम चलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। वी हैव सीन के जनरल इक्विलिब्रियम इन द overall economy can also be achieved through aggregate demand or aggregate supply model. So general equilibrium using this model will be achieved when aggregate demand curve, short run aggregate supply curve as well as long run aggregate supply curve intersect with each other. तब हमारे पास ओवरऑल इकोनॉमी का जनरल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब क्योंकि हमने ISLM में भी जनरल इक्विलिब्रियम अचीव किया था, यहाँ पर भी जनरल इक्विलिब्रियम अचीव करके देखा है। अब हम देखेंगे वही सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी। इफ यू रिमेंबर, मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन इंक्रीज होती है तो क्या फर्क पड़ता है? मॉनेटरी एक्सपेंशन, इफ यू रिमेंबर,
ISLM मॉडल में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। सो अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन इंक्रीज होती है तो तीन पर्सपेक्टिव हमने पिछली ISLM मॉडल में डिस्कस किए थे, मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, क्लासिकल्स वर्सेस कीनेसियंस पर्सपेक्टिव, एज वेल एज मॉनेटरी न्यूट्रलिटी इफ यू रिमेंबर। यहाँ पर भी हम डिस्कस करके देख सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि मॉनेटरी एक्सपेंशन होती है, सो हमें पता है कि मॉनेटरी एक्सपेंशन से एग्रीगेट डिमांड, अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन होती है क्योंकि वो एलएम कर्व का डिटरमिनेंट है, वी रिमेंबर दिस, एलएम कर्व का डिटरमिनेंट है, वो एलएम कर्व को शिफ्ट करता है, अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ, अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स upward to the right, and we have 2 points, point F as well as point H। हमारे पास ओवरऑल आउटपुट ये है, पोटेंशियल आउटपुट हमारी लॉन्ग रन, जो हमारी ओवरऑल कैपेसिटी है लॉन्ग रन की, वो y बार है। अब देखते हैं पहला पर्सपेक्टिव कि हमें पता है कि मॉनेटरी एक्सपेंशन इंक्रीज, मॉनेटरी एक्सपेंशन हुई है, मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है, अल्टीमेटली दो पॉइंट हमारे पास हैं, एक पॉइंट F जो कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को। दिस शोज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। H शोज अगेन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। अब हम देखते हैं किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है, जो हम पहले बात कर रहे थे वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से यहां से समझ सकते हैं। यहां पे हम देखेंगे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई है और एग्रीगेट डिमांड क्योंकि बढ़ गई है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर बढ़ गई है। इन द शॉर्ट रन द प्रोड्यूसर्स आर कैटरिंग टू द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। सो यहाँ पे आपकी एक्चुअल आउटपुट यहाँ के पे आ गई है, लेकिन ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है। शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा गया, इंक्रीज इन मनी सप्लाई हो गई, अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स ने शॉर्ट रन में उन्हें सप्लाई करना शुरू कर दिया। जब वो उनकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई, it was equally matched by producers in the short run। आप देख सकते हैं पॉइंट शोज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लेकिन इन द लॉन्ग रन उनकी कैपेसिटी चेंज नहीं हुई, उनकी कैपेसिटी इज y बार, total capacity that they can produce in the long run, that they can sustain for the long run is y bar। ultimately क्या करेंगे वो, क्योंकि डिमांड ग्रेटर हो गई है उनकी कैपेसिटी से, they will increase prices, we know, will lead to increase in prices। and जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, हमें पता है, अब हमें थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइसेस इंक्रीज होना शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का डिटरमिनेंट है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगी अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं अपवर्ड, अल्टीमेटली शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड और हमारे पास दोबारा जनरल इक्विलिब्रियम H पॉइंट पे अटेन हो जाएगा। सो दिस इज मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई equally offsets increase in prices is equally offset by increase in prices। ultimately the economy has achieved its general equilibrium। अब दूसरे पर्सपेक्टिव भी डिस्कस कर लेते हैं। अब दोबारा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, we can understand it। क्लासिकल्स वर्सेस कीनेसियंस। अगेन क्लासिकल्स का पर्सपेक्टिव क्या है कि increase in M will be immediately and equally offset by increase in P। मनी सप्लाई जितनी इंक्रीज होगी उतनी प्राइसेस इमीडिएटली इंक्रीज हो जाएंगी। अल्टीमेटली द इकोनॉमी विल नॉट मूव पॉइंट, अगर ये इंक्रीज इन एम होगा, एलएम कर्व शिफ्ट करेगी, सॉरी एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड शिफ्ट करेगी, उसी वक्त इंक्रीज इन प्राइसेस हो जाएंगी, तो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल आल्सो शिफ्ट अपवर्ड और इकोनॉमी ई से इमीडिएटली एच पे आ जाएगी। सो इकोनॉमी विल ऑलवेज बी इन जनरल इक्विलिब्रियम। Whereas Keynesians का पर्सपेक्टिव वो कहते हैं E से F की तरफ मूव करेगी क्योंकि प्राइसेस स्लोली एडजस्ट करती हैं और F पे आ जाएगी। इन द शॉर्ट रन इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस फेजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, एपिसोड्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, उसके बाद प्राइसेस स्लोली एडजस्ट करते 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 एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को मूव करेंगी अपवर्ड। अल्टीमेटली द इकोनॉमी विल रिटेन इट्स जनरल इक्विलिब्रियम। क्लासिकल और केनीजियन का पर्सपेक्टिव भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। रिमेंबर कि क्लासिकल्स कहते थे मनी इज ऑलवेज न्यूट्रल क्योंकि उनके पास शॉर्ट रन है ही नहीं। अगर इकोनॉमी ई से एफ पे आ जाए, मॉनेटरी न्यूट्रलिटी क्या है कि इंक्रीज इन मनी और डिक्रीज इन मनी, इन सिंपल वर्ड्स चेंज इन मनी सिर्फ चेंज इन प्राइसेस कॉज करे, बाकी कोई भी रियल वेरिएबल सच एज एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट या रियल इंटरेस्ट रेट को कॉज ना करे। यहां पे भी देख लेते हैं क्लासिकल्स अगर ई से एच पे जाते हैं इमीडिएटली तो क्या होता है,
ई से एच पे ना तो आउटपुट चेंज हुई, ना तो एम्प्लॉयमेंट चेंज हुई, ना तो डेफिनेटली रियल इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। सो कीनेसियंस कहते हैं मनी इज नॉन न्यूट्रल इन द शॉर्ट रन बट न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन। अब देखते हैं, जब इन द शॉर्ट रन, जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है पॉइंट एफ पे, यहाँ पे आउटपुट चेंज हुई है, सो रियल वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट चेंज होगी डेफिनेटली, और अगर रियल इंटरेस्ट रेट हमारे पास यहाँ पर है नहीं, इट विल आल्सो चेंज। सो हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन मॉनेटरी एक्सपेंशन, शॉर्ट रन में रियल वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। सो मनी इज नॉन न्यूट्रल इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन कीनेसियंस आल्सो से कि प्राइसेस स्लोली एडजस्ट करते करते, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोली एडजस्ट करते 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 अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगी, और हमारे पास लॉन्ग रन में जनरल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। सो मनी इज न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन। क्लासिकल्स कहते हैं मनी इज ऑलवेज न्यूट्रल, कीनेसियंस कहते हैं मनी इज नॉन न्यूट्रल इन द शॉर्ट रन बट न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन। सो हमने ये मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, क्लासिकल्स वर्सेस कीनेसियन पर्सपेक्टिव और मॉनेटरी न्यूट्रलिटी यूजिंग ISLM फ्रेमवर्क एज वेल एज यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फ्रेमवर्क, हमने इसकी शिफ्टिंग भी देख चुके हैं, सारी मॉडल की जनरल इक्विलिब्रियम देख चुके हैं, और मॉनेटरी एक्सपेंशन से मॉडल्स पे हमारे जनरल इक्विलिब्रियम पे क्या असर मरतब होते हैं, असरात मरतब